Hello students, welcome to today's newspaper analysis. Uh, as usual, we shall be covering the Tribune and the Hindu. On the first page of Tribune, there is a news. It's a big news. You should be following this story for coming few days. India-China troops clash at Galwan. Galwan जो है, it is very close to LAC. और DSDBO रोड, ये 255 किलोमीटर्स लंबी एक रोड है, डारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी। दौलत बेग ओल्डी जो है ये एक एयरपोर्ट है, हाई ऑल्टीट्यूड एयरपोर्ट है और बहुत स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। इसके बिल्कुल ऊपर काराकोरम पास पड़ता है और ये जो नई कंस्ट्रक्शन इंडिया ने की है, दैट इज द पॉइंट कि जहां पर ये एरिया फ्लैश पॉइंट बनता हुआ नजर आ रहा है। रिवर गालवान इस एरिया में से गुजरती है और यहाँ पर एक नया आर्कटिक टेंट या आप कह लीजिए कि नई फ्रेश पोस्ट चाइनीज मिलिट्री ऑफिशियल्स ने कंस्ट्रक्ट की थी कुछ दिन पहले। हमारे जो आर्मी पर्सोनल्स हैं यहाँ पर उस पोस्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए पहुंचे थे, उस पर ऑब्जेक्ट किया था। तो जब ये स्कर्मिश होती है जिसमें हमारी तरफ से 20 सोल्जर्स मारे जाने की और इसी नंबर में या इससे बड़े नंबर्स में चाइना की तरफ नुकसान होने की बातें जो है वो की जा रही हैं। 15,000 फीट की ऊंचाई पर यह जगह है। और ये जो डेवलपमेंट है ये यूनाइटेड नेशंस तक जा पहुंची है। यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटरेस, उन्होंने कहा है कि मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हूं इस मामले में। यूनाइटेड नेशंस कंसर्न्ड है और दोनों साइड्स को मैक्सिमम रिस्ट्रेन अपनाना चाहिए। और यहीं पर एक 1949 से लेके और मई जून 2020 तक एक टाइमलाइन दी गई है। इस टाइमलाइन को आप लोग ज़रूर ध्यान से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इट विल गिव यू ए ग्रेट इनसाइट। चाहे इसको काट के या पेन से नोट करके अपनी कॉपी पर रख लीजिए। आने वाले समय में इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स के अंदर या सिनो इंडिया रिलेशनशिप्स की हिस्ट्री के अंदर आपने कहीं मेंशन करना हो तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1975 के बाद ये फर्स्ट फैटेलिटीज़ जो हैं वो आप कह सकते हैं हुई हैं इंडिया और चाइना के इस बॉर्डर के ऊपर। ये वेस्टर्न सेक्टर है, मैंने पिछले वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया था कि ये वेस्टर्न सेक्टर है इंडो चाइनीज बॉर्डर का। और ये जो गलवान वैली है ये लद्दाख में पड़ती है। स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोड है इंडिया के लिए भी, चाइना के लिए भी। इंडिया ने गलवान वैली के अंदर रिसेंटली रोड कंस्ट्रक्शन किया है। बहुत टफ टेरेन है और इस वजह से चाइना को इंडिया की बढ़ती हुई प्रेजेंस इस इलाके में अच्छी नहीं लग रही है। दैट इज़ वाई दे आर डूइंग ऑल दिस। और ये लगभग अब 7 हफ्ते 8 हफ्ते हो चुके हैं इस पूरी डेवलपमेंट को। और चाइना हम जो है अपनी मर्जी से यूनिलेटरली चेंज स्टेटस क्यो। स्टेटस क्यो का मतलब होता है जहां पर एक्सेप्टेड बाउंड्रीज थी, चाइना उसको अपनी मर्जी से विदाउट एनी टॉक्स, विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ मैप्स उसको ऑल्टर करने की कोशिश कर रहा है। दैट इज वाई दिस इज हैपनिंग। पेंगोंग सो की लेक है इस इलाके के अंदर। पेंगोंग सो का कुछ हिस्सा इंडिया, कुछ हिस्सा चाइना के अंदर पड़ता है। यहाँ पर एक हिस्सा लद्दाख है, दूसरा हिस्सा अक्साई चिन का एरिया, जिंगजियांग का एरिया जो है वो यहाँ पर प्राइमरली इंडिया के साथ लगता है। तो दैट इज वाई दिस प्रॉब्लम इज अकरिंग। सो कीप फॉलोइंग दिस स्टोरी, वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी। उसके बाद एक शब्द है फर्स्ट पेज के ऊपर, ग्रीन शूट्स इन इकोनॉमी विजिबल। ग्रीन शूट्स का मतलब होता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर कोविड-19 से रिकवर करने के फेज के दौरान कुछ जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होती हुई नजर आ रही हैं। यू कैन कीप दीज काइंड्स ऑफ वर्ड्स इन योर आर्सेनल एंड यू कैन यूज देम एज ए गुड एक्सप्रेशन इन योर मीम्स और एनीवेयर व्हेन यू आर टॉकिंग। पेज नंबर 2 के ऊपर अभी जो रिसेंट मीटिंग हुई है मोदी जी की, वर्चुअल मीटिंग जो हुई सीएम्स के साथ, उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पंजाब मॉडल की बहुत सराहना की और स्टेट्स को ये कहा कि आप माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाइए और पंजाब मॉडल को अडॉप्ट कीजिए। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स क्या होते हैं।
माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है ये एक स्ट्रीट भी हो सकती है, दो एडजॉइनिंग स्ट्रीट्स, कोई मोहल्ला, कोई रेजिडेंशियल सोसाइटी, कोई स्मॉल सोसाइटी, लार्ज सोसाइटी, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केसेस। मतलब जहां पर केसेस हैं हम उस इलाके के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा आइडेंटिफाइंग करें, ट्रेसिंग करें और वहां से बाहर उस डिजीज को फैलने से रोकें। तो ये स्ट्रेटजी पंजाब ने अपनाई है, इसको माइक्रो कंटेनमेंट जोन की स्ट्रेटजी कहा गया और इसकी बहुत ज़्यादा सराहना की गई हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा। ट्रिब्यून के पेज नंबर 6 ओपिनियन वाले पेज के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, गवर्नेंस का सेक्शन जो मेंस में आता है, इसके लिए ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है क्योंकि हम इस समय एक पैंडेमिक के दौर से गुजर रहे हैं। तो गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस की एबिलिटी पूरी तरह से इस समय टेस्ट हो रही है और गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो कमियां हैं उनको भी इस समय हम इरेडिकेट कर सकते हैं, उनका हम सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं और फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। इसी के अंदर गवर्नेंस के साथ जुड़ी हुई कुछ चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर कॉलम नंबर 2 के अंदर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की एक एग्जांपल है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप जो होता है ये कैबिनेट सेक्रेटरी द्वारा हेडिट होता है। कैबिनेट सेक्रेटरी इस समय आप कह सकते हैं हमारे देश के हाईएस्ट सिविल सर्वेंट होते हैं और ये जब भी कोई क्राइसिस स्ट्राइक करता है, ये कैबिनेट जो सेक्रेटरी होते हैं ये क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग को कन्वीन करते हैं, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो स्टेक होल्डर्स हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के, फील्ड फॉर्मेशंस में से, मेडिसिन में से और सोशल स्टडीज़ में से, एजुकेशन में से, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो भी एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ वाले लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और फिर इनके सीएमजी जो डिसीजन ले लेती है उसको बाद में एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में फॉलो अप किया जाता है। तो ये आप कह सकते हैं कि हमारी टॉप ब्यूरोक्रेटिक ब्रास है उसको एक्टिवेट करके और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप जो है वो काम करता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ब्यूटीफुल पॉइंट फॉर योर पेपर ऑफ गवर्नेंस, तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं इसमें से। पेज नंबर 11 के ऊपर एक स्टडी पब्लिश हुई है लैंसेट। लैंसेट एक बहुत ही रिस्पेक्टेड जर्नल है और इसके अंदर एक स्टडी पब्लिश हुई है जिसके अनुसार 1 in 5 एट रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग सीवियर इन्फेक्शंस वर्ल्ड वाइड एंड पीपल विद अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस मोस्ट वल्नरेबल। इसको कोमॉर्बिडिटी बोला जाता है कि साथ में कोई और बीमारी भी हो। तो लैंसेट ने कहा कि 1.7 बिलियन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड कंप्राइजिंग 22% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन हैव एट लीस्ट वन अंडरलाइंग कंडीशन दैट पुट्स देम एट इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ सीवियर कोविड-19 इफ इन्फेक्टेड। तो जो सीवियर बीमारियों वाले लोग हैं, किसी को हार्ट डिजीज है, किसी को डायबिटीज है, किसी को किडनी की कोई दिक्कत है, तो दे आर एट ग्रेट रिस्क। Those people range from less than 5% of those younger than 20 years to greater than 66% among the aged 70 years or older. So this is the thing कि जो ओल्ड एज के लोग हैं वो ज़्यादा रिस्क पर हैं और यहीं पर न्यूजीलैंड में नए केसेस की रिपोर्टिंग होती है, ये पता चला है। और साथ में डेक्सामीथासोन जो है इसका अप्रूवल दिया गया है यूके में और ये पाया गया है कि डेक्सामीथासोन जो है वो रिकवरी में हेल्प करती है, पेशेंट्स की रिकवरी में हेल्प करती है। ये बड़ा चीप ड्रग है, यूजुअली सब जगह पर ये इस्तेमाल किया जाता है बड़े पुराने समय से वर्ल्ड ओवर। तो डेक्सामीथासोन एक नया नाम उभर कर आ रहा है मेडिसिन की दुनिया में। ये एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, आपको फैमिली पता होनी चाहिए। बेसिक बायोलॉजी के अंदर ये बताया जाता है 9th-10th में के अंदर हमारी बॉडी के अंदर एड्रीनल ग्लैंड्स हैं। एड्रीनल आपकी किडनी के ऊपर कैप जैसी 2 ग्लैंड्स हैं जिनको एड्रीनल ग्लैंड्स कहा जाता है। वो कुदरती तौर पर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पैदा करती हैं और ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं ये इन्फ्लेमेशन को कम करने में बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि कोविड-19 जैसी इन्फेक्शंस जब होती हैं तो बॉडी के अंदर एक टर्म है साइटोकाइन स्टॉर्म। आप एसकेआई ब्रेन ट्रेन के ऊपर उसका वीडियो देख सकते हैं। साइटोकाइन स्टॉर्म जैसी कंडीशंस पैदा होती हैं जिसमें लंग्स के अंदर सीवियर कंडीशंस पैदा होती हैं, बहुत भयंकर इन्फ्लेमेशन होती है विच इज़ ए मेन कॉज ऑफ डेथ। तो डेक्सामीथासोन जो है ये एक स्टेरॉइड है और ये इन्फ्लेमेशन को फाइट करने में हेल्प कर सकता है। कोरियन पेनिनसुला में एक नई डेवलपमेंट हुई है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में हिस्टोरिकली जो है वो टेंशन का माहौल रहता है। तो नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया बॉर्डर के ऊपर एक लाइजन ऑफिस था जिसको उन्होंने ब्लो अप कर दिया। लाइजन का मतलब होता है मेल जोल बढ़ाने वाला ऑफिस।
तो ये एक एग्रेसिव मूव है नॉर्थ कोरिया द्वारा, और इससे कोरियन पेनिनसुला के अंदर इस समय बहुत ज्यादा टेंशन होती हुई जो है वो नजर आ रही है, और ये एक हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, जिससे फ्यूचर में ग्लोबल एस्केलेशन होने के चांसेस हो सकते हैं। नॉर्थ कोरिया एक न्यूक्लियर फोर्स है और एक ऑटोक्रेटिक कंट्री है, और वहां पर अगर कोई एस्केलेशन होती है इट कैन इन्वॉल्व एंटायर ईस्टर्न एशिया। जापान इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकता है, चाइना इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकता है, इनफैक्ट पैसिफिक ओशन यूएसए इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है। तो इट इज बिकमिंग ए हॉटस्पॉट एज फार एज जियोपॉलिटिक्स इज कंसर्न। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 ट्रिब्यून के पेज नंबर 11 के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हम इसको मान सकते हैं, और इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया इज द 9th लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ एफडीआई इन 2019 सेज यूनाइटेड नेशंस। ये रिपोर्ट जो है ये यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा पब्लिश की जाती है। UNCTAD इसको इन शॉर्ट कहा जाता है। 1964 में ये बॉडी बनी थी, नोट डाउन आप कर सकते हैं। हेडक्वार्टर इनका जो है वो जिनीवा स्विट्जरलैंड में है, और इस समय मुखीसा कितुई इनके हेड हैं, और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इसकी पेरेंट बॉडी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट मानी जाती है एज फार एज इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न। एफडीआई का मतलब होता है जो बाहर की नेशन किसी दूसरे नेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है। ये इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत तरीकों से हो सकती है। नई फैक्ट्री लगाना, किसी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को एज सच बाय कर लेना, या किसी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में हिस्सेदारी बाय कर लेना। तो ये 3 मेन मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, और दुनिया में 9th लार्जेस्ट रिसिपिएंट है इस समय इंडिया एज फार एज एफडीआई इज कंसर्न। एंड लास्ट ईयर से अगर हम कंपैरिजन करें तो इंडिया का जो रैंक है वो 12th था। 12th से इंप्रूव करके हम 9th रैंक के ऊपर आए हैं इस बार, और दुनिया की सबसे ज्यादा एफडीआई जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स नंबर 1 पर है, चाइना नंबर 2, सिंगापुर नंबर 3, नीदरलैंड्स नंबर 4, आयरलैंड नंबर 5, ब्राजील नंबर 6, हांगकांग चाइना नंबर 7, यूनाइटेड किंगडम नंबर 8, and India at number 9, Canada at number 10. So ये इस बार इन्होंने बताया है, और इंडिया में $51 बिलियन का इनफ्लो हुआ है। लास्ट ईयर के साथ अगर हम कंपेयर करें तो 2018 की जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार $42 बिलियन का एफडीआई इंडिया में हुआ था। ये रिपोर्ट 2020 में आई है, तो ये 2019 के हालातों को बताएगी। ये रिपोर्ट आमतौर पर 1 साल पीछे चलती है, और इस रिपोर्ट में पहली बार एक नया इनिशिएटिव हुआ है कि कोविड-19 का क्या इंपैक्ट आएगा ग्लोबल एफडीआई सिनेरियो के ऊपर, ये भी इस बार इस रिपोर्ट में बताया गया है। और इसी रिपोर्ट के अनुसार इस बार ग्लोबली एफडीआई जो है वो 40% डिक्रीज होगा 2020 में, और साथ में ये भी बताया गया है कि 2022 के बाद रिकवरी फेज शुरू होने के चांसेस नजर आ रहे हैं। तो ट्रिब्यून के लास्ट पेज के ऊपर अगेन प्रॉक्सिमिटी टू डीबीओ रोड लिंक्स मेक गलवान वाइटल, क्योंकि अगर हमने डीबीओ तक पहुंचना है तो इस रोड के बन जाने से ट्रेवल जो है वो 2 दिन से घट के 6 घंटे का हो जाएगा। दिस इज द मेन कंसर्न ऑफ चाइना, क्योंकि इंडियन प्रेजेंस कंसोलिडेटली इस इलाके में कंसोलिडेटेड होती जाएगी, और गलवान वैली का जो कंट्रोल है वो अक्साई-चिन को डायरेक्ट रूट यहां से मिल सकता है, डायरेक्ट रीच इंडिया की यहां पर बढ़ सकती है। और जो जिनजियांग तिब्बत हाईवे है, अक्साई-चिन के ऊपर जो कब्जा किया था चाइना ने, उसका मेन मकसद जिनजियांग तिब्बत हाईवे का बिल्ड करना और उसको अपनी पोजेशन में रखना। लेकिन गलवान वैली के अंदर इंडिया का रोड कंस्ट्रक्ट करना चाइनीज व्यू पॉइंट से एक वरीसम डेवलपमेंट है। तो कीप फॉलोइंग दिस स्टोरी।
देन ट्रिब्यून के एडिटोरियल पेज के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के बारे में एक आर्टिकल है, रूरल इंडिया द न्यू वायरल फ्लैश पॉइंट फॉर डिजीज। और लॉकडाउन के दौरान आपको पता है मास माइग्रेशंस हुई हैं, अभी तक ज़्यादातर केसेस शहरों के अंदर मिले हैं, लेकिन जिस तरह से मास माइग्रेशंस हुई हैं टुवर्ड्स विलेजेस, चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं कि विलेजेस जो है वो नया एक स्टार्टिंग पॉइंट बनते हुए, एक नया फ्लैश पॉइंट बनते हुए नजर आ रहे हैं एज फार एज कोविड-19 स्प्रेड इज कंसर्न। उसी के बारे में कंसर्न्स इस आर्टिकल के अंदर दिए गए हैं। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगी, जैसे अभी भी 65% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज रूरल। हालांकि केसेस और डेथ्स बहुत कम रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन इस मास माइग्रेशन के प्रोसेस के दौरान बहुत बड़े लेवल पर कोविड-19 के केसेस रूरल बैकग्राउंड में मिलने के चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस आर्टिकल के अंदर कुछ बताई गई हैं चीजें कि सोशल वैक्सीन, एक शब्द है इसके अंदर सोशल वैक्सीन। सोशल वैक्सीन का मतलब है कि इससे पहले कि रूरल लेवल पर स्प्रेड हो, हमें पहले से प्रोफाइल एक्सेस का मतलब होता है एक अंदाजा मरीज के बारे में, वो लगा लेना चाहिए। डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच रखनी चाहिए, विलेज लेवल के ऊपर, तालुक लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर ज्यादा से ज्यादा सब स्टेक होल्डर्स को, हेल्थ डिपार्टमेंट्स को, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स को, गवर्नमेंट्स को, पंचायतों को, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए। और प्रिंट मीडिया, रेडियो मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करके मोबाइल फोन्स के थ्रू ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस जो है वो लोगों तक पहुंचाने चाहिए कोविड-19 की अवेयरनेस के बारे में। तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी यहां से आपके पास कोविड-19 के ऊपर बनती हुई नजर आ रही है अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे। और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक सिस्टमेटिक अप्रोच के बारे में बताया गया है, जिसमें क्वारंटाइन के बारे में, क्लिनिकल मैनेजमेंट के बारे में, माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम्स वाले पेशेंट्स की मैनेजमेंट के बारे में, और साथ में ये स्पेशल बात इसके अंदर लिखी गई है कि जो वहां पर एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, वहां पर कोविड-19 पेशेंट्स ज्यादा ना पहुंचे, नहीं तो हमारी रूरल लेवल के ऊपर सारा का सारा हेल्थ सिस्टम क्रम्बल कर सकता है। तो इस चीज को अगर हमने हैंडल करना है तो हमें पहले से जो है वो अपनी स्ट्रेटजी बनानी होगी। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, दूसरे कॉमन डिजीजेस हैं, उनको टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म्स के जरिए उन लोगों तक कंसल्टेशन पहुंचाई जाए। तो एक अच्छा प्लान यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। यू कैन नोट इट डाउन, इट कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन और essay writing, or even when you are speaking in interview if they ask a question related to rural strategy as far as COVID-19 containment is concerned. पेज नंबर 8 के ऊपर एक 3 कैपिटल कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया है आंध्र प्रदेश के बारे में, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि सारी अथॉरिटी एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड ना हो, नीचे के लेवल्स में बांट देनी चाहिए अथॉरिटी, तो इसको हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। आंध्र प्रदेश के गवर्नर श्री बिश्वभूषण हरिचंदन ने कहा है कि ये जो 3 कैपिटल कॉन्सेप्ट है, जिसमें अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल कहलाएगी, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल कहलाएगी, और कुरनूल जो है वो हमारी जुडिशियल कैपिटल कहलाएगी। इसके पीछे सारा का सारा मुद्दा जो है, थॉट प्रोसेस है, वो डिसेंट्रलाइजेशन का है। देन यहीं पर एक भारत मिशन फ्लाइट्स जो है उसके बारे में एक रेफरेंस आया है। तो हल्की फुल्की जानकारी आपको होनी चाहिए। वंदे भारत मिशन क्या है? वंदे भारत मिशन जो है ये एक मैसिव रीपैट्रिएशन ऑपरेशन है। रीपैट्रिएशन का मतलब घर वापसी। बाहर जो हमारे इंडियंस फंसे हुए हैं उनको इस कोविड-19 पेंडेमिक के चलते वापस लाने की प्रक्रिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा शुरू की गई, जिसमें एयर इंडिया मेन प्लेयर है। और इसमें पहला फेज जो है वो 7 मई को शुरू हुआ था। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। सेकंड फेज उसके बाद जो है वो 3rd वीक ऑफ मई में शुरू हुआ, जिसमें यूरोपियन नेशंस को कवर किया गया। 11 जून को अभी इसका जो है वो 3rd फेज शुरू हुआ है, और ये जो 3rd फेज है ये जुलाई 2 तक चलेगा, और उसके बाद फेज 4 शुरू हो जाएगा। तो इसमें हम ज्यादा से ज्यादा स्ट्रैंडेड इंडियंस को वापस लाने की कोशिश में लगे हैं। तो दिस इज वंदे भारत मिशन। उसके बाद नेपाल भारत मैत्री प्रोग्राम के ऊपर एक न्यूज है, जिसमें यह बताया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो 2.33 करोड़ रुपीस की एक ग्रांट
देगी पशुपतिनाथ टेम्पल काठमांडू में, वहां पर एक सैनिटेशन फैसिलिटी को डेवलप करने के लिए। हालांकि बीच में बॉर्डर रोड चल रही है, बट स्टिल इंडिया इज कोऑपरेटिंग विद देम। तो ये बेसिकली नेपाल भारत मैत्री डेवलपमेंटल पार्टनरशिप है, जिसमें इंडिया जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी को, ताकि वहां पर ये फैसिलिटी सैनिटेशन की डेवलप की जा सके। इसी तरह 2018 में नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला का इनॉग्रेशन किया गया था, और उससे अगर आप इसी 2018 में आप देखेंगे कि 8,115 हेक्टेयर्स ऑफ फार्म लैंड, ताकि वहां पर राइस, व्हीट, सीजनल वेजिटेबल, फ्रूट्स और क्रॉप्स को बढ़ावा दिया जा सके। 12 डिस्ट्रिक्ट्स नेपाल के इसमें कवर किए गए थे, उसको भी इरिगेशन प्रोजेक्ट को इंडिया ने फाइनेंस किया था। जहां तक पशुपतिनाथ टेम्पल की बात है, ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड टेम्पल है, और बागमती नदी के किनारे ये टेम्पल बना हुआ है। इसके अंदर हिंदू और बुद्धिस्ट डीटीज आपको देखने को मिलेंगे, और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 1979 में यूनेस्को ने इसको एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था। इसी तरह हिंदू के अंदर एक न्यूज आती है, नेपाल गवर्नमेंट ने क्लीन फीड पॉलिसी के तहत वहां पर विदाउट एडवर्टाइजमेंट फॉरेन चैनल्स को कहा है कि वो फीड दे सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट करने से वो मना कर रहे हैं। इसका कारण गवर्नमेंट वहां पर ये बता रही है कि जो लोकल चैनल्स हैं उनका रेवेन्यू लॉस बहुत बड़े मामले में होता है, बहुत बड़े लेवल पर होता है। फॉरेन चैनल्स अपने चैनल्स के ऊपर तो मल्टी ब्रांड्स, बिग ब्रांड्स की एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं है लोकल चैनल्स के ऊपर एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए। तो इस वजह से वहां पर लोकल चैनल्स को रेवेन्यू लॉस बहुत बड़ी मात्रा में होता है, और एक तरह का डोमिनेंस जो है वो फॉरेन चैनल्स का होता है एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में। तो क्लीन फीड पॉलिसी को वहां पर सरकार ने लाकर ये कहा है कि आपको एडवर्टाइजमेंट फ्री फीड देनी होगी। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड। इसी तरह हिंदू के पेज नंबर 9 के ऊपर जो प्रेजेंट सीन डेवलप हो रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, मई 5 से लेके जून 15-16 तक एक टाइमलाइन दी गई है। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू पीपल टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड एंड व्हाई दिस problem is occurring. So it's a good feed for you people to develop this topic. A good understanding you can get by studying this particular. Tribune के पेज नंबर 7 के ऊपर एक टाइटल है इन डिफेंस ऑफ एमपीलैड्स। एमपीलैड्स इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एमपीलैड्स को 2020-21 और 21-22 तक सस्पेंड कर दिया गया है इन वेक ऑफ दिस पैंडेमिक, और इसके लिए जो रिएक्शंस हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल फैक्शंस से थोड़े से मिक्स्ड आए हैं। एमपीलैड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम मानी जाती है एज फार एज डेवलपमेंटल प्रोसेसेस एट लोकल लेवल्स आर कंसर्न। आपको थोड़ा सा मैं एमपीलैड स्कीम के बारे में बता देता हूं। एमपीलैड स्कीम जो है ये दिसंबर 1993 में शुरू की गई थी, और इसमें डेवलपमेंटल वर्क्स जो हैं उसके लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को फंड्स जो हैं वो दिए जाते हैं। इसमें ज़्यादा ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स बेस्ड ऑन लोकली फेल्ट नीड्स, तो इसलिए फंड्स दिए जाते हैं। 5 करोड़ रुपया सालाना दिया जाता था। जब ये स्कीम शुरू हुई तब 5 लाख रुपया मिलता था। 1998-99 में ये बढ़ाकर जो है वो 2 करोड़ कर दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू ये पैसा डिसबर्स होता है, और याद रखिएगा ये पैसा एमपीज के फंड में नहीं जाता डायरेक्टली, ये डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को दिया जाता है। इसमें 2 इंस्टॉलमेंट्स 2.5 करोड़ में पैसा आता है, और एससी एसटीज इनके इलाकों के अंदर एसेट्स क्रिएट करने के ऊपर भी स्पेशल प्रोविजंस इसके अंदर हैं। तो इंडिया के सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने जून 5 को एक ऑर्डर दिया जिसमें यह कहा गया
कि डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा ऑफ कोविड-19 हॉस्पिटल्स शुड बी पुट ऑनलाइन। एक आरटीआई फाइल की गई थी इसी चीज की जानकारी लेने के लिए, तो उसके रिस्पॉन्स में सीआईसी ने होम मिनिस्ट्री को ये डायरेक्ट किया कि आप एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट कीजिए। अब नोडल ऑफिसर अपॉइंट कर दिया गया है, या इस तरह से कह लीजिए कि होम मिनिस्ट्री ने उसके रिस्पॉन्स में इस नोडल ऑफिसर को अपॉइंट किया है, और डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल्स जो हैं कौन कौन से हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल होगा। उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर्स की वोटिंग होने वाली है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो एनालिसिस के अंदर भी बताया था कि इसके अंदर 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो होते हैं एक फिक्स्ड टेन्योर के लिए। तो उसके लिए इस बार इंडिया इज पुटिंग फॉरवर्ड इट्स एप्लीकेशन, और अनअपोज्ड सिलेक्ट होने के चांसेस हैं एशियन रीजन में से। इनफैक्ट चाइना और पाकिस्तान ने भी हमको इस इशू के ऊपर सपोर्ट किया है। लेफ्टिनेंट जनरल वोरा जो कि एक 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर के वॉर हीरो थे, ही वॉज ए महावीर चक्र अवार्डी, उनकी डेथ हुई है। नोट डाउन दिस नेम। पुणे में एक बड़ा प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीट्रोलॉजी। मीट्रोलॉजी का मतलब होता है क्लाइमेट की स्टडी करना, और इन्होंने एक क्लाइमेटिक फोरकास्टिंग मॉडल डेवलप किया है जो कि आईपीसीसी द्वारा पब्लिश होने वाली या जो एक्सपेक्टेड रिपोर्ट है 2022 में उसका एक मेन हिस्सा होगा। और इस रिपोर्ट के अनुसार और ज्यादा हॉट और रेनियर क्लाइमेट्स जो हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं। हीट वेव्स बढ़ सकती हैं। हीट वेव का मतलब होता है जब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा टेम्परेचर किन्हीं डेज के ऊपर मिलता है, और इन्होंने कहा है कि टेम्परेचर्स जो हैं वो 4.7 डिग्री से 5.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकते हैं, और it is not going to be a healthy thing as far as agriculture is concerned। और वार्म डेज की जो नंबर्स हैं वो 55 से 70% बढ़ने की उम्मीद है। रेफरेंस पीरियड 1976-2005 लिया गया जिसमें ये कंपैरिजन करेंगे। तो यहां पर जो है वो आईपीसीसी के बारे में आया है। आपको मैं हल्का फुल्का सा आईपीसीसी के बारे में बता दूं। आईपीसीसी जो है इट इज इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, एक इंटरनेशनल बॉडी है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की, जिसकी स्थापना 1988 में हुई। जिनीवा स्विट्जरलैंड में इनका हेडक्वार्टर है, और इनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है। ह्यूसंग ली इस समय इसको हेड करते हैं। इस बॉडी का काम रिसर्च नहीं है, उल्टा दुनिया भर में पैदा होने वाली रिसर्च को इकट्ठा करके कंपाइल करके उसको पब्लिश करना है। और ये ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज और इसके नेचुरल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंपैक्ट्स और पॉसिबल रिस्पांस ऑप्शंस क्या हो सकते हैं उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं दुनिया भर में से अच्छी रिसर्च इकट्ठी करने के बाद। तो अगर हम हिंदू के पेज नंबर 14 के ऊपर जाएं तो यहां पर बॉटम राइट कॉर्नर के अंदर इजरायली आर्मी रेडिंग रमाला, ये पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज कह रही हैं। पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज का जो हेडक्वार्टर है वो रमला में है। ये इस समय पैलेस्टीनियन कंट्रोल में ये सिटी आती है, लेकिन अगर आप ध्यान से इस इलाके को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि मेडिटेरेनियन सी वाली साइड में एक अलग कलर है, एक अलग एरिया है, कलर में नजर आ जाएगा आपको मैप्स के अंदर, जिसको गाजा स्ट्रिप कहते हैं। और अगर आप देखेंगे डेड सी वाली साइड, तो डेड सी वाली साइड में एक बड़ा एरिया नजर आएगा वेस्ट बैंक। तो वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप के बीच में आपको इजराइल का प्रॉपर एरिया नजर आता है, और इस वेस्ट बैंक के ऊपर पैलेस्टीन का कब्जा है, और यहां रमला नाम का शहर है जहां पर इस समय जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज ने कहा है कि इजरायली फोर्सेस घुसी हैं। एरिक्सन जो कि एक मोबाइल टेक्नोलॉजी पर काम करने वाली कंपनी है, उनकी एक रिपोर्ट आती है एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट, जिसके अनुसार
हाईएस्ट स्मार्टफोन यूजेज इस समय इंडिया में है, क्योंकि वर्क कल्चर बदले हैं, वर्क फ्रॉम होम, स्टडी फ्रॉम होम एंड ऑल दैट स्टफ। इसकी वजह से हमारे यहाँ पर स्मार्टफोन यूजेज बढ़ी है, और इन्होंने कहा है कि 21 EB एक्साबाइट्स, 1 एक्साबाइट इज इक्वल टू 1000 पेटाबाइट्स कि ये इतना डेटा कंजम्पशन हो जाएगा 2025 तक। और ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन जो है वो 1 बिलियन हो सकती है 2025 तक। तो ये आप नोट कर सकते हैं। इसी तरह पेमेंट्स, बदलता हुआ एनवायरनमेंट है, तो उसके अंदर पेमेंट्स के बारे में खबर आई है कि मोबाइल और कार्ड पेमेंट्स जो हैं उन्होंने ATM के विड्रॉल को भी पार कर लिया, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस 2020। तो स्टैंडर्ड एंड पुअर एक अमेरिकन कंपनी है, रेटिंग फर्म है, उन्होंने ये बात जो है वो बताई है, आप इसको नोट कर सकते हैं। एक टाइटल हेड है हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर। हाँ जी वकील साहब बोलो। जोग्राफी है जेडी अपना पार्ट है ह्यूमन जोग्राफी, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन जोग्राफी। हाँ ਇਹ ਸਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਮੇਨ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਲੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਹਿਊਮਨ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਰਥ ਰੇਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡੈਥ ਰੇਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੋਰਬਿਡਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਮੋਰਬਿਡਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਰੂਡ ਡੈਥ ਰੇਟ, ਕਰੂਡ ਬਰਥ ਰੇਟ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਆਸਪੈਕਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਡੈਥ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਆ, ਬਰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੈਕਚੁਅਲ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪੜਨਾ, ਇਹਦਾ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਹਾਲੇ। ਕੋਚਾ ਮਿਨਰਲ ਐਨਰਜੀ ਸੋਰਸਿਸ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਨਰਲਸ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰਸ ਇਦਾਂ ਕਰੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਪਏ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸ ਨੋਟਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਰਲ, ਹਾਂ ਉਹ ਚੋਂ ਕਰ ਲੈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ।